उसने एक बेहद खूबसूरत और चमचमाता डायमंड बनाया था। उसे यकीन था कि अब वह अपनी माँ की मदद कर सकता है। अब बस एक तरीका ढूंढना था कि इसे उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। सुबह जब मेड एरियल के कमरे में आई तो उसने पाया कि एरियल अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा, एरियल इतने ऊंचे बेड से कैसे नीचे आ सकता है। मेड को यह भी लगा कि एरियल पूरी रात ठंडी जमीन पर रहा होगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और देखा कि वह गंदा हो गया था। कमरे में हर जगह गड़बड़ थी। फायरप्लेस और कारपेट पूरी तरह बिखरे हुए थे। मेड ने कहा, अब एरियल को ठंडी जमीन पर और नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन एरियल सोच रहा था कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी नैनी ने देखा कि एरियल के मुंह में कुछ है। उसने पूछा, एरियल तुम्हारे मुंह में क्या है? तुम्हें कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही एरियल ने अपना मुंह खोला, उसने देखा कि वह एक डायमंड है। मेड ये समझ नहीं पाई कि यह डायमंड कहां से आया। उसने सोचा, क्या यह जमीन पर पड़ा था? लेकिन ट्रेजरी की देखभाल वही करती थी और वहां कोई डायमंड मिसिंग नहीं था। उसने एरियल को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। एरियल सोच रहा था कि उसकी माँ यह देखकर कितनी खुश होंगी। इस डायमंड की मदद से महल में सामानों की गाड़ियां भरकर आने लगीं। इतनी लकड़ी आ गई कि सर्दी आराम से कट जाए। जनरल प्रोविजंस भी मिल गईं। ये डायमंड इतना कीमती था कि उसने 5 साल के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर दिया। लेवाना ने पूछा, क्या हमने सही किया? कहीं ये किसी और का तो नहीं था? मेड ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह महल 100 साल पहले बना था, जब लेडी लेवाना यहाँ आई भी नहीं थी। सभी को लगा कि यह भगवान का तोहफा है जो प्रिंस के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। लेवाना बहुत खुश थी। वह मानती थी कि यह सचमुच भगवान का तोहफा है। दूसरी ओर एरियल सोच रहा था और अपनी माँ से मन ही मन कह रहा था, बस थोड़ा और इंतजार करो माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें इन सब परेशानियों से आजाद कर दूंगा। उसने अपने आप को एक अडल्ट के रूप में अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ इमेजिन किया। लेकिन अभी वह बहुत छोटा था। उसने वादा किया कि एक दिन वह राजा और बाकी सभी को दिखाएगा कि एरियल की भी एक पहचान है। उस सर्दी में फायरप्लेस लगातार जलता रहा और महल में हर कोई गर्माहट और आराम से रहा। लेडी लेवाना अकेले खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि खाने की भरमार थी। लेवाना ने सर्वेंट्स के खाने के बारे में पूछा, लेकिन मेड ने कहा कि उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। महल में खुशी लौट आई थी। मेड्स को फिर से काम पर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एरियल की माँ अब उदास नहीं थी। वह हमेशा सुंदर और मुस्कुराती रहती थी। वह सर्दी सबसे ठंडी थी, लेकिन सभी ने उसे आराम से गुजारा। 1 साल बाद मेड एरियल के लिए एक आउटफिट चुन रही थी। लेवाना ने आउटफिट्स को अप्रूव किया, लेकिन वह थोड़ी रिजिड डिजाइन्स पसंद करती थी। एरियल को कपड़े बदलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सोचने में थकान हो रही थी कि ये कौन सा हॉलिडे है जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है। एरियल ने सोचा कि एक प्रिंस की तरह रिक्वेस्ट कैसे करनी चाहिए। फिर वह जमीन पर लेटकर रोने लगा। मेड ने देखा और समझा कि वह सोने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे तुरंत चुप कराया, कपड़े बदले और बिस्तर पर सुला दिया। एरियल खुश था कि सब लोग आखिरकार उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे, ताकि वह आराम कर सके। दूसरी ओर नैनी बहुत खुश थी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास था। आज एरियल को पहली बार इंपीरियल फैमिली के प्रिंस के रूप में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाना था। जब एरियल ने यह सुना तो वह शॉक्ड रह गया। क्या यह सच में हो रहा है? उसने सोचा। लेवाना बहुत खुश थी कि एरियल बिना किसी परेशानी के 1 साल का हो गया, लेकिन लेडी लेवाना थोड़ी चिंतित थी। उन्होंने कहा, एरियल भले ही नाम का प्रिंस हो, लेकिन उसके वेन्स में रॉयल खून बहता है। लेवाना सोच रही थी कि क्या राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर आएंगे या नहीं। मेड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि राजा एरियल को इग्नोर कर रहे थे। वह शायद सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नवजात शिशुओं के साथ बुरी घटनाएं हो सकती हैं। एरियल ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड था। उसका जन्मदिन सच में बहुत नजदीक था और सभी लोग उसके लिए एक बड़ा बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। दूसरी ओर मिस लेवाना बहुत खुश थीं, क्योंकि उनका बेटा अब आधिकारिक रूप से शाही परिवार का हिस्सा बनने वाला था। एम्पायर के कानून उनके बेटे के पक्ष में थे और यही कारण था कि लेवाना आजकल अधिक खुश नजर आ रही थीं। एरियल सोच रहा था कि क्या बाकी एरिस्टोक्रेट्स भी इस बैंक्वेट में आएंगे। वह यह भी चाहता था कि आखिरकार वह अपने पिता को देख सके, जिन्हें उसने जन्म के बाद से नहीं देखा था। बैंक्वेट का आयोजन भव्य था। वहां बड़ी संख्या में एरिस्टोक्रेट्स और सर्वेंट्स मौजूद थे। एरियल बहुत क्यूरियस था कि इस सब पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। हर कोई बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने सोचा, क्या सभी लोग बैंक्वेट्स के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं? मेड ने उसे समझाने की कोशिश की। एरियल को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह इतने नए चेहरे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड था। प्रिंस ने पहले कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। लेकिन एरिस्टोक्रेट्स ने पहले ही उसे देखना शुरू कर दिया था। एरियल ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह सोच रहा था, राजा यानी मेरे पिता कहाँ हैं? उसने सोचा कि वह उनकी बेशर्म आंखों में देखना चाहता है। तभी इंपीरियल फैमिली पहुंची। एरियल ने तुरंत अपनी माँ का ड्रेस खींचना शुरू किया और उनसे पूछा कि क्या वह सच में रेनिंग एम्प्रेस थीं और उनके साथ खड़े बच्चे कौन थे, खासकर वह बड़ा लड़का। एरियल ने देखा कि हर कोई उनकी माँ को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वह वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसकी माँ इस पेडेंटिक बिहेवियर से जरा भी आहत नहीं हुई। उसने एरियल से पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही है और कहा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। जब उसकी माँ मुस्कुराई, एरियल ने देखा कि उनकी नजर कहीं और थी। वह राजा यानी एरियल के पिता की ओर देख रही थी। राजा एक अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ खड़े थे। जैसे ही वह वहां से गुजरे, सारे चैटी नोबल्स और सर्वेंट्स चुप हो गए।
सबने उनके सामने सिर झुका दिया। एरियल ने भी उनकी पावर महसूस की जो मास्टर्स के स्तर की थी। एरियल यह नहीं समझ पाया कि उसके पिता उसे देख रहे थे या उसकी माँ को। उसने सोचा, काश रिबर्थ ने मुझे दूसरों के थॉट्स पढ़ने की शक्ति दी होती। इसके बाद सभी ने एरियल को गिफ्ट्स देना शुरू किया। सभी ने उसे बधाई दी और इसे उसके लिए एक बड़ा सम्मान माना। लेकिन जब इंपीरियल फैमिली ने उसे बधाई दी तो उन्होंने बिना झिझक अपना एटीट्यूड उसकी माँ और उसके प्रति दिखाया। एरियल को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ की गोद से बाहर निकलने और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। उसने सोचा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की। एरियल को एहसास हुआ कि वहां मौजूद हर व्यक्ति अंदर से उतना ही अनप्लेजेंट और रॉटन था। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी सुपर क्राई से इन सबके कान फाड़ देने चाहिए? लेकिन उसने अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। उसने सोचा कि अभी सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह शांत और अच्छा बना रहे, क्योंकि वहां सभी हिपोक्रेट्स थे। एरियल बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था। उसने सोचा कि अपनी माँ की गोद में सो जाना सबसे अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह शायद एम्परर की किसी कॉन्क्यूबाइन की बेटी के सामने है। एरियल ने सोचा कि वह एक छोटी उम्र में भी एक लेडी जैसी लग रही थी। लेकिन बैंक्वेट खत्म होते ही वे सब वहां से जा चुके थे। एरियल और उनकी माँ ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। तभी उनकी माँ के पास खुद एम्प्रेस आई। एम्प्रेस ने कहा, उन्हें मिले काफी समय हो गया है। लेवाना ने जवाब दिया और पूछा, क्या एलिया ठीक है? एलिया एम्प्रेस का नाम है। एलिया ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, खासकर मेरे बेटे की वजह से जो गद्दी का वारिस है वह हमेशा मेरे साथ रहता है। एरियल को एम्प्रेस का अपने बेटे पर इतना बोस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन यह तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस एम्प्रेस से यही उम्मीद की जाती है। फिर भी एम्प्रेस ने कहा, एरियल बहुत स्वीट है और अपनी माँ की तरह ही दिखता है। लेकिन एरियल को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यही वो हैं जिनकी वजह से हम इतनी मुश्किलों में हैं। अगर इन्हें हमारी परवाह होती तो कासल के फंड्स इतनी ड्रास्टिक तरीके से कट नहीं होते, नाइट्स को लकड़ी काटने के लिए ना भेजना पड़ता और हमारे कपड़े स्क्रैप से सिले हुए ना लगते। एम्प्रेस ने लेवाना से कहा, अपने बेटे के साथ समय का आनंद लो। लेवाना ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हाँ मैं करूंगी। लेकिन जब एम्प्रेस ने विदा ली तो उनकी मुस्कान मॉकिंग थी। उसी समय लेवाना ने किसी को देखा जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी। उन्होंने एम्परर को देखा। एम्परर ने कहा, काफी समय हो गया है, क्या सब ठीक है? क्या तुम कासल की आदत डाल पाई हो? लेवाना ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, मैजेस्टी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। एरियल यह सब देखकर नाराज हो गया। उसने सोचा, सब कुछ कितना असामान्य है। उसने सिर्फ एक चीज की इच्छा की कि एम्परर उन्हें पैसे दें। एरियल ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे एम्परर ने एरियल को गोद में लेने की इच्छा जताई। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने बेटे को 1 साल बाद देखा। एम्परर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह रो क्यों नहीं रहा। बाकी बच्चों ने तो मुझे देखकर कभी रोना बंद ही नहीं किया। एरियल ने सोचा, क्या मुझे बस मुस्कुरा देना चाहिए? आखिरकार एक ऐसा आदमी जो अपने बेटे की मुस्कान से पिघल न सके, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है? एम्परर ने उसे गोद में लिया और एरियल ने एक अजीब सी मूवमेंट शुरू की ताकि एम्परर उसे नीचे उतार दे। लेवाना ने कहा, वह अभी वॉक नहीं कर सकता, वह सिर्फ 1 साल का है। लेकिन उसी समय एरियल खड़ा हुआ और चलने लगा। सभी लोग दंग रह गए। एरियल को एहसास था कि वह इस पल का केंद्र बिंदु है। उसने सोचा, मुझे अपना सब कुछ दिखाना होगा। आखिरकार वह प्रिंस एरियल है। एरियल ने टेबल तक चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लीन किया, पूरी टेबल कोलैप्स हो गई। सभी प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स नीचे गिरने लगे। लेवाना और एम्परर बहुत चिंतित हो गए क्योंकि हर चीज गिर रही थी, टूट रही थी और फैल रही थी। लेकिन एरियल के लिए यह सब ठीक था क्योंकि यह उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वह चाहता था कि लोग प्रिंस की पहली स्टेप्स को सेलिब्रेट करें और इस शॉकिंग इफेक्ट के लिए उसने सही समय चुना था। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने रोने और चिल्लाने का फैसला किया। आखिरकार वह एक बच्चा है। एम्परर ने उसे उठाया और देखा कि एरियल बस वाइन से गंदा हो गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। मेड ने तुरंत एरियल को एम्परर से लेने की कोशिश की, लेकिन एम्परर ने कहा, कोई बात नहीं। तभी एम्परर ने देखा कि एरियल के आउटर क्लोथ्स के नीचे जो कपड़े थे वे बहुत ही खराब हालत में थे। मेड शॉक थी क्योंकि उसने एरियल को अच्छे कपड़े पहनाए थे। सभी ने देखना शुरू किया और बातें करने लगे कि ऐसे कपड़े एक प्रिंस के लिए बिल्कुल अनवर्दी थे। लेकिन एम्परर गुस्से में आ गए और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। एम्परर ने सवाल किया, एरियल कैसी जिंदगी जी रहा था जो उसे इतने खराब हालातों में रहना पड़ रहा है? एरियल अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। असल में उसी सुबह जब नैनी एरियल के कपड़े तैयार कर रही थी, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और कपड़े को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। फिर उसने कपड़ों को स्लॉपी और खराब दिखाने की कोशिश की, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। कपड़े इतने फ्रैजाइल थे कि एरियल ने उन्हें आसानी से अपने हाथों से फाड़ दिया। बस थोड़ा सा रब करने से कपड़ों में श्रेड्स आ गए। फैंसी कपड़ों के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ छिपी थी जिसे एरियल ने रिवील कर दिया। इसके बाद एम्परर ने एरियल की माँ से पूछा, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी कि यह सब कैसे हुआ? अगर स्टेटस मेंटेन करना इतना मुश्किल था तो इसकी वजह क्या थी? एरियल की माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन एम्परर ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं।
एम्परर ने अपने ट्रस्टेड मैन जिनेल को बुलाया और पूछा कॉन्क्यूबाइंस के कास्टल्स के मेंटेनेंस के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था और क्या मेरा ऑर्डर ठीक से लागू हुआ। जिनेल ने कहा कि उसने एम्परर के ऑर्डर के अनुसार बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन एम्परर इस इक्वली शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि सब कुछ गलत था। उन्होंने तुरंत बजट रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। एरियल ने यह सब देखा और समझ गया कि भले ही यह इंटेरोगेशन जैसा लग रहा था, यह जानने का अच्छा मौका था कि उसके पिता कैसे इंसान थे। एरियल की मां ने कहा यह सब मेरी गलती है, लेकिन एम्परर ने एरियल को गोद में ले लिया। वहीं एरियल को समझ में आया कि यह मौका उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसने अपनी माँ और नैनी से कहा थोड़ा और सहन करो। उधर एम्परर के सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए। सभी को समझ आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही एम्परर ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने अपनी पावर से उन पेपर्स को जला दिया। ये देखकर एरियल बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि एम्परर को इन सब के बारे में पता नहीं होगा। एम्परर ने एम्प्रेस की तरफ देखा और पूछा ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? मेरे प्रीडिसेसर ने कॉन्क्यूबाइंस के लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन एम्प्रेस ने प्रिटेंड किया कि वह कुछ नहीं जानती। फिर एम्परर ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा मुझे यह क्यों नहीं पता था? बजट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एम्प्रेस का बड़ा बेटा सामने आया और कहा यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एम्प्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन एम्परर और ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लीडर हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स की गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारा छोटा भाई भूखा और बिना कपड़ों के रह गया। बड़े बेटे ने एरियल की तरफ गिल्टी आइज से देखा, जो एरियल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एरियल को एम्प्रेस की ऑरा महसूस नहीं हुई क्योंकि एम्परर की कैरिज्मा ने सब पर असर डाल रखा था। एम्परर ने बड़े बेटे से पूछा क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है? बड़े बेटे ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। एम्परर एम्प्रेस के पास गए और कहा मुझे तुमसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेडी लेवाना ने एम्परर से कहा उन्हें ब्लेम मत करिए, ये सब मेरी गलती है, मैं ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। एम्परर ने पूछा तुम किस गलती की बात कर रही हो? लेवाना ने बस उन्हें देखा। एम्परर ने कहा तुमने मेरे बेटे को जन्म दिया, ये काफी है तुम्हें इंपीरियल फैमिली का हिस्सा मानने के लिए। मिस लेवाना थोड़ा ब्लश कर गईं। एम्परर ने उनका हाथ छुआ और कहा तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कि तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गहराई से देखा। यह नजारा एम्प्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर एम्परर ने एम्प्रेस से कहा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें ढूंढो और सजा दो। अब मैं ऐसी गलतियों को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एम्प्रेस ने जमीन की तरफ देखा। उनके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वह इंश्योर करेंगी कि ऐसा कभी दोबारा न हो। एम्परर ने उन्हें एक बार और देखा और चेतावनी दी कि यह उनकी आखिरी बार है, अगली बार उन्हें सजा दी जाएगी। एम्प्रेस ने बार बार माफी मांगी और वादा किया कि वह कल्प्रिट को ढूंढेंगी और उन्हें सख्त सजा देंगी, लेकिन अंदर से वो इन घटिया लोगों को ही दोष दे रही थी। एम्प्रेस ने लेवाना के पास आकर कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ और वह खुद को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही थी। एरियल ने समझ लिया कि वह सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी और सोचा कि कोई भी उनके इतने खराब एक्ट पर भरोसा नहीं करेगा। फिर भी उसकी मां ने कहा कि एम्प्रेस को उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एरियल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसा क्यों कर रही थी। वह कम से कम एम्प्रेस को डांट तो सकती थी क्योंकि यह सब उनकी वजह से हुआ था। एम्प्रेस ने कहा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन एरियल उनकी आंखों में कोई सिंसेरिटी नहीं देख सका। कम से कम उन्हें गिल्टी दिखना चाहिए था। एरियल सोचने लगा कि इनमें से कितने लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एरियल का बर्थडे आखिरकार खत्म हो गया और बजट का होल भी टाइम प्लग हो गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पार्टी एक लेसर अरिस्टोक्रेट की फैमिली निकली। बिना किसी खास प्रोसीजर के उन्हें महल में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। सर्वेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के अंत में अरिस्टोक्रेट्स ने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च हुई होगी। सभी को खुशी थी कि मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन एरियल को समझ में आ गया कि असली कल्प्रिट सजा से बच गई थी। मामला तुरंत बंद कर दिया गया। एरियल को यह सब बेहद अनफेयर लगा। उसने सोचा कि जैसे ही वह बड़ा होगा वह सबको उनकी सजा देगा, लेकिन अभी वह बड़ा नहीं हुआ था और उसका शरीर सिर्फ एक चीज चाहता था, खाना। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। मेड ने आकर देखा कि क्या हुआ है। एरियल को स्पून से खाना खिलाया जा रहा था। वह अपनी करंट लाइफ से खुश था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने शरीर पर काम करने की जरूरत है क्योंकि वह लंबे समय तक बच्चा ही रहेगा। फिर उसने सोचा कि अभी उसे बस खाना और खेलना है। खाने के बाद उसने सोने का फैसला किया। अगर इसी के एरियल कैरेज की आवाज से उठा जो उसके घर के बाहर से आ रही थी। उसने देखा कि कई लोग कैरेज से उतर रहे थे। उसने यह सब तब देखा जब उसकी नैनी सो रही थी। उसे कमरे में 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी, उसकी माँ, एक और औरत और एक बच्चा। एरियल अपनी नैनी के बारे में भूल गया, लेकिन डर गया कि अगर वह जाग गई तो सब उसकी पावर्स देख लेंगे। वह तेजी से नैनी की तरफ उड़ा और जैसे ही बड़े लोग कमरे में आए, उन्होंने देखा कि एरियल नैनी के गाल खींच रहा था। लेडी लेवाना ने इस दृश्य को देखकर चिल्लाया और एरियल को नैनी को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा तुम्हें नैनी को प्यार और रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस बीच नैनी को समझ आया कि लेडी फेनेलिया भी वहां आ चुकी थी। मेड ने तुरंत उनका स्वागत किया और माफी मांगी कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन लेडी फेनेलिया जो अभी अभी कासल पहुंची थीं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विजिट की सूचना नहीं दी थी।